माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैटालाइसिस अर्थात उत्प्रेरण। क्या है उत्प्रेरण और क्या होता है उत्प्रेरक, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है माय डियर कैटालाइसिस या उत्प्रेरण प्रक्रम? देखिएगा, द सब्सटेंसेस which change the rate of reaction but remain unaffected themselves called catalyst and phenomena as catalysis। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया वेग प्रभावित हो जाता है, या तो उनकी उपस्थिति अभिक्रिया वेग को बढ़ा देती है या उनकी उपस्थिति अभिक्रिया वेग को घटा देती है, अर्थात तो वह सीधे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं और अभिक्रिया के अंत में रासायनिक बनावट और भार की दृष्टि से ये पदार्थ अपरिवर्तित रहते हैं। इन पदार्थों को हम कहते हैं कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। ये पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। और ये फिनोमिना, ये प्रक्रम, इस प्रक्रम को हम कहते हैं उत्प्रेरण यानी कि कैटालाइसिस। ठीक है, कैटालाइसिस को अगर हम क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालाइज, जो उत्प्रेरक और अभिकारक की फिजिकल स्टेट है, भौतिक प्रावस्थाएं होती हैं, उनके आधार पर कैटालाइसिस को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है होमोजीनस कैटालाइसिस, जिसे आप कहते हैं समांग उत्प्रेरण। ठीक है, क्या है होमोजीनस? व्हेन द फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर सेम, जब उत्प्रेरक और अभिकारक एक ही भौतिक प्रावस्था में हो और नंबर ऑफ फेज हो वन, नंबर ऑफ फेज हो वन, यानी वो कैसे मिल जाए? होमोजेनस, समांग रूप से वो मिक्सअप हो जाए और वह पदार्थ अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे, यानी कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की जो फेजेस हैं वो एक जैसी हैं, जो भौतिक प्रावस्थाएं हैं वो समान हों। ठीक है, तो जो इस प्रकार का कैटालाइसिस होगा उसे हम कहेंगे समांग उत्प्रेरण या होमोजेनस कैटालाइसिस। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं, देखिएगा एग्जांपल। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तनु अम्लों की उपस्थिति में सुक्रोज का प्रतिपन, यह एक होमोजेनस कैटालाइसिस का उदाहरण है, समांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। C12H2211 लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है, H2O लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पे आप देखें रिएक्टेंट की भौतिक प्रावस्था लिक्विड है। ठीक है, और डाइल्यूट HCl एसिडिक कैटालाइसिस है, तो यहाँ पे डाइल्यूट HCl लिक्विड आप यूज कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की जो भौतिक प्रावस्था है वो एक जैसी है, तो ये होमोजेनस मिक्सचर भी बनाएंगे, समांग रूप से एक दूसरे के साथ मिश्रित भी हो जाएंगे, और उस परिस्थिति में नंबर ऑफ फेज होगा वन। ठीक है, आपको पता है जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समअणुक मिश्रण बनता है, होमोमोलिकुलर मिक्सचर बनता है, जिसे आप इनवर्ट शुगर कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। SO2 का SO3 में ऑक्सीडेशन, एयर द्वारा, वायु द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड द्वारा उत्प्रेरित होता है। ठीक है, ये लेड चेंबर प्रोसेस में हम H2SO4 फॉर्मेशन जब करते हैं
तो H2SO4 फॉर्मेशन करने के लिए पहले हम SO2 का SO3 में ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड NO एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो 2SO2 गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, तो रिएक्टेंट किस फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में है। और जो कैटलिस्ट है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इट इज आल्सो गैस, ये भी गैस है। तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों ही गैसियस फेज में है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फेज कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड द्वारा SO2 का SO3 में ऑक्सीडेशन के उत्प्रेरण की क्रिया जो है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड द्वारा होती है, यह होमोजेनस कैटालाइसिस यानी समांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए मैकेनिज्म क्या है होमोजेनस कैटालाइसिस की, समांग उत्प्रेरण की आप व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। तो उत्प्रेरण के संदर्भ में एक सिद्धांत है जिसे आप कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत से कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो रिएक्टेंट हैं, उन रिएक्टेंट में से कोई सा एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट उत्प्रेरक के साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेता है। मान लीजिएगा कोई रिएक्शन हो रहा है A+B और इन प्रेजेंस ऑफ C और बन रहा है कंपाउंड AB। AB रिएक्टेंट हो गया, C कैटलिस्ट हो गया और AB प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी वो क्या कह रहा है कि रिएक्टेंट में से कोई सा एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट से रिएक्ट करता है। मान लीजिए A ने रिएक्ट किया किससे, C से, तो ये बना AC, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हो गया। ये रिएक्टेंट है और ये C तो कैटलिस्ट है ही। ठीक है, जो ये AC बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, ये दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है, ये भी बन गया और प्लस C फ्री हो गया ये। ठीक है, कैटलिस्ट अपनी पूर्व अवस्था में आ गया और फिर से ये जो है साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब इसी उदाहरण को हम देखें, इसी मैकेनिज्म को देखें जो एग्जांपल हमने लिया था SO2 का एयर द्वारा ऑक्सीडेशन SO3 में। अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम समझा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे SO2 और O2 दोनों रिएक्टेंट हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड NO क्या है, कैटलिस्ट है। तो जो NO है, NO ऑक्सीजन द्वारा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये तो हुआ आपका कैटलिस्ट और ऑक्सीजन हो गया रिएक्टेंट एक। ठीक है, और ये हो गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। NO2 क्या हुआ, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे बन गया। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, इसने दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन किया SO2 से और क्या बना दिया, P प्रोडक्ट बन गया और ये C कैटलिस्ट अपना फ्री हो गया। ठीक है, और यहां से फिर से इसने रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिया और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। लगातार इसी तरह से जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के माध्यम से आप होमोजेनस कैटालाइसिस यानी कि समांग उत्प्रेरण की व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा टाइप है हेटेरोजेनस कैटालाइसिस, जिसे आप कहते हैं विषमांग उत्प्रेरण। विषमांग उत्प्रेरण कब होगा, जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट बोथ हैव द फेज वैल्यू 2 और मोर। जब दोनों की जो फिजिकल स्टेट है, जो फेज है, वो डिफरेंट फेजेस में अगर हैं और नंबर ऑफ फेजेस मोर देन 2 और 2, या तो 2 हो या फिर 2 से अधिक हो, P is greater than 2 और equal to। ठीक है, तो जब अलग अलग भौतिक प्रावस्थाओं में होते हैं कौन, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, तो इस प्रकार का जो कैटालाइसिस है, जो उत्प्रेरण है, उसे आप विषमांग उत्प्रेरण या हेटेरोजेनस कैटालाइसिस कहते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन। देखिए H2O2 लिक्विड है और प्लेटिनम सॉलिड है,
तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में है और जो रिएक्टेंट है वह लिक्विड फेज में है। तो दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो फेज वन होने का मतलब ही नहीं है। फेज हो जाएंगी टू, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, टू फेजेस हो जाएंगी। तो ये एक हेटेरोजीनस कैटालिसिस का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमने लिया है वेजिटेबल ऑयल में अगर आप हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये निकेल द्वारा कैटालाइज्ड होती है। ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। वनस्पति तेल लिक्विड है, हाइड्रोजन आप पास कर रहे हैं तो ये गैसेस फॉर्म में है, और निकेल सॉलिड है, यानी कैटलिस्ट तो सॉलिड है। ठीक, और रिएक्टेंट अलग अलग फेजेस में है, तो यहाँ फेज हो गई मोर देन टू। तो ऐसी कंडीशन में जो वेजिटेबल घी बना वेजिटेबल ऑयल से, तो ये जो उत्प्रेरणीय अभिक्रिया हुई यह हेटेरोजीनस कैटालिसिस यानी विषमांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। ठीक है, हेटेरोजीनस कैटालिसिस का कैसे आप जो है व्याख्या कर सकते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म है? तो हेटेरोजीनस कैटालिसिस की व्याख्या जो करता है वो मॉडर्न थ्योरी करती है। मॉडर्न थ्योरी है एडजॉर्प्शन थ्योरी, जिसे आप कहते हैं अधिशोषण सिद्धांत। क्या है एडजॉर्प्शन थ्योरी, किस प्रकार से यह हेटेरोजीनस कैटालिसिस विषमांग उत्प्रेरण की व्याख्या करती है? आइए, कुछ तथ्यों पर आधारित है। क्या कहता है ये कहता है कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, यानी जो ठोस उत्प्रेरक है उसके पृष्ठ पर अनेक मुक्त संयोजकताएं फ्री वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, chemizorption of reactant molecule on catalyst surface and form activated complex। वो कह रहा है कि उन फ्री वैलेंसीज के साथ जो मुक्त संयोजकताएं सॉलिड के पृष्ठ पर होती हैं उनसे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वह अस्थायी तौर पे जुड़ जाते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल लीव द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की जो सतह है उसे छोड़ देते हैं और कैटलिस्ट सरफेस रिमेन फ्री, वो फ्री हो जाती है और उस पे पुनः जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, देखिए निकेल कैटलिस्ट यहाँ पे हमने दिखाया है, ये सॉलिड कैटलिस्ट है और इसकी ये सरफेस है। तो इसके सरफेस पे ये जो आप देख रहे हैं ये सारी फ्री वैलेंसीज हैं। देखिए फ्री वैलेंसीज एक तो कॉर्नर्स पे ज्यादा होंगी, पीक पे ज्यादा होंगी। जो रफ सरफेस है, जो खुरदरी सरफेस है, तो खुरदरा उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है। रिग्ड चिकना और अगर उत्प्रेरणीय तल है तो उससे कहीं अधिक प्रभावी कैसा होगा? रफ, खुरदरा। तो जहां पे दरारें होंगी, देखिए क्रैक्स होंगी, यहाँ पे फ्री वैलेंसीज ज्यादा हैं। जहां पे फ्री वैलेंसीज ज्यादा होती हैं ऐसे केंद्र को, ऐसे सेंटर को हम कहते हैं एक्टिव सेंटर। तो ये क्या है? जैसे कॉर्नर्स पे या पीक्स पे और यहाँ पे क्रैक्स में ये क्या है? यहाँ पे एक्टिव सेंटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज अधिक होती हैं, मुक्त संयोजकताओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो इन मुक्त संयोजकताओं के साथ, इन फ्री वैलेंसीज के साथ क्या होता है? जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वह अस्थायी तौर से जुड़कर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। किस प्रकार से हम देखें, देखिए ए बी रिएक्टेंट है और ये सी कैटलिस्ट है। ठीक है, ये हमने दो इसकी वैलेंसी हम दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके पास ये फ्री वैलेंसीज हैं। ठीक है, तो जो ए बी रिएक्टेंट हैं ये रिएक्टेंट किससे जुड़े? इन फ्री वैलेंसीज से जुड़ गए और फ्री वैलेंसी से जुड़ के क्या बनाया? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है किसमें परिवर्तित हो गया? शीघ्रता के साथ प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ने उन वैलेंसीज को छोड़ दिया। जो कैटलिस्ट है, जो उत्प्रेरक है, उसके पृष्ठ को वह छोड़ देता है और ये जो है कैटलिस्ट फ्री हो गया और ये वैलेंसी फ्री हो गई। और यहाँ पे फिर से जो है ये क्या होगा? रिएक्टेंट फिर इसके साथ जुड़ेगा
और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में टूटेगा, रिएक्टेंट फिर मुक्त हो जाएगा, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और ये लगातार चलता रहेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का जो वेग है वह बढ़ जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। इस प्रकार से एब्जॉर्प्शन थ्योरी के माध्यम से, अधिशोषण सिद्धांत के माध्यम से आप विस्मांग उत्प्रेरण की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।